सभा में उपस्थित अतिथिगण और हम सभी को अपने प्रिय माननीय श्री डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी के अति मूल्यवान विचारों को सुनने की प्रतीक्षा है। अतः मैं निवेदन करती हूँ माननीय सांसद जी से कि वे हम सबको अपने शब्दों से लाभान्वित और प्रोत्साहित करें। मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति श्री नरसिंह रेड्डी जी, आदरणीय हनुमान चौधरी जी, श्री प्रदीप भालुटिया जी और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, अभी आपने देखा कि चौधरी साहब ने और नरसिम्हा जी ने दो विषयों की बात कही, दो टॉपिक्स आपके सामने रखे और वो हमें इस सभागार में चित्र भी दिखाई पड़ रहे हैं। नीचे स्वामी विवेकानंद और ऊपर सुभाष चंद्र बोस जी का। संयोग से ये जनवरी का महीना दोनों की ही जन्मतिथि का अवसर लेके आता है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन और कल 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है। और अगर आप एक दृष्टि से देखें तो दोनों ही भारतीय संस्कृति के दो अलग अलग तत्वों के प्रतिनिधि हैं। जहां स्वामी विवेकानंद जी धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस जी कर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक सन्यासी की परंपरा का प्रतिनिधित्व है तो दूसरा सैनिक की परंपरा का प्रतिनिधित्व है। और आज मैं कहना चाहूंगा कि भारत देश को सन्यासी की भी आवश्यकता है और सैनिक की भी आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपना शरीर त्यागने से एक वर्ष पूर्व 1902 में एक बात कही थी कि मैंने देखा है कि भारत माता प्राचीन शक्ति से युक्त होकर दिव्य आभा के साथ संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए पुनः सिंहासनारूढ़ होने जा रही है और वह समय अब अधिक दूर नहीं है, 1 शताब्दी दूर है। और आप देखिए वो 1 शताब्दी 2002 में पूरी हुई थी और जाके चेक कर लीजिएगा 2003 से ही वो वर्ष शुरू होता जिसमें 2 बड़ी घटनाएं हुई थी। एक 2003 और 4 में भारत की अर्थव्यवस्था पहली बार उभरी थी और 1 क्वार्टर के लिए ही सही हम चाइना से आगे निकले थे, 10.5% की ग्रोथ रेट को टच किया था। आजादी के बाद इमरजेंसी को छोड़कर एकमात्र वर्ष था जब हम करंट अकाउंट सरप्लस हुए थे। और उसी साल एक और घटना भी हुई थी, श्री राम जन्मभूमि के विषय के ऊपर कोर्ट से रोक लगवा रखी थी कि खुदाई नहीं होगी, क्योंकि डर था ना कि अगर वास्तविकता में खुदाई होगी तो फैक्ट सामने आ जाएगा। मगर उन्हें क्या पता था कि टेक्नोलॉजी कैसे मार देती है। रेडार मैपिंग की टेक्नोलॉजी आ गई तो हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि खुदाई पे रोक है ना, रेडार मैपिंग पे तो रोक नहीं है। तो रेडार मैपिंग की गई और नीचे नक्शा दिखने लगा। उसके आधार पे हाई कोर्ट में पिटीशन दी गई और हाई कोर्ट ने खुदाई की परमिशन दे दी। और नीचे तो जो स्वामी जी ने कहा था वो व्यर्थ नहीं गया, उभार की शुरुआत हो गई। इसीलिए आप याद करिए काशी विश्वनाथ में क्या कहा जा रहा है, रेडार मैपिंग पे भी रोक लगवाओ। कोर्ट में गए हुए हैं कि रेडार मैपिंग नहीं होनी चाहिए। आप बताइए, जो हम पे आरोप लगाते हैं कि हम अवैज्ञानिक हैं, हम अनसाइंटिफिक अंधविश्वासी हैं, अद्भुत है। हम कहते हैं कि वैज्ञानिक खोज कराओ, हम कहते हैं एक्सकेवेशन कराओ, कार्बन डेटिंग कराओ, रेडार मैपिंग कराओ। वो कहते हैं ना एक्सकेवेशन कराओ, ना कार्बन डेटिंग कराओ और ना रेडार मैपिंग कराओ। मगर चिंता मत करिए, टेक्नोलॉजी जैसे आगे बढ़ती जा रही है, कभी चाहा तो ये भी टेक्नोलॉजी आ जाएगी। जैसे आज से केवल 25 साल पहले ये गूगल मैप जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था कि आपको जहां चल रहे हैं वहां से अंदाजे से जाना पड़ता था, अब ऊपर से ही दिखाई पड़ता है। हो सकता है 20-25 साल में रडार मैपिंग की जरूरत ही न पड़े, ऊपर ही से दिख जाए कि नीचे क्या है। तो मेरे विचार से वो कहां तक रोक पाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दोनों ही महापुरुष
युवाओं के प्रतिनिधित्व थे, करते हैं। अब मैं कहना चाहूंगा कि 2003 के बाद जो परिवर्तन आया, 21वीं सदी जैसे ही शुरू हुई तो परिवर्तन एक और भी आया। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। नरेंद्र मोदी जी का राजनीति में पदार्पण 2001 में हुआ। अब आप देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो संयोग था तो वो होना ही था। और आप देखिए एक और फैक्टर हुआ, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो 1991 में $1 बिलियन से नीचे आ गया था, वो 2003-4 में 100 बिलियन को टच किया और मोदी जी के नेतृत्व में 500 बिलियन को क्रॉस किया। आज 600 बिलियन के ऊपर है और आज हम उस ब्रिटेन को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हैं। इसका अर्थ क्या हो गया है कि भारत माता या भारत माता के संतानों के भाग्य पर मां लक्ष्मी की कृपा होनी शुरू हो गई है। तो भाग्य लक्ष्मी के इस स्थान के लोगों को तो निश्चित रूप से इसमें सबसे अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ एजेंडा रह जाते हैं तो वो बाद में पूरे होते हैं। चिंता मत करिए, जब देश स्वतंत्र हुआ था तो एकीकरण का भी एक एजेंडा रह गया था, वो हैदराबाद में कुछ समय बाद पूरा हुआ था। तो भारत माता के दिव्य आभा में बढ़ने का भी जो एजेंडा है वो थोड़ा सा रह गया है। अगला चरण भाग्यनगर में ही पूरा होने जा रहा है। अब आप एक चीज ये देखिए कि जब हम ये कहते हैं कि हमने परिवर्तन का समय आना शुरू हुआ, तो हम सिर्फ 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बने। अभी अगर आपने देखा हो, लास्ट वीक हम जापान को पीछे छोड़कर ऑटोमोबाइल रखने वाले दुनिया के 3रे बड़े देश बन गए। मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरिंग में 2रे देश बन गए। इसलिए आप ये समझिए कि ये परिवर्तन का काल उत्तरोत्तर आगे बढ़ता चला जा रहा है। और इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 15 अगस्त को जो लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया, तो क्या कहा कि ये स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है। तो अमृत महोत्सव वर्ष 75वां वर्ष समाप्त हो गया। उन्होंने कहा ना, समाप्त नहीं हुआ है, ये अब अमृत काल शुरू हुआ है। यानी जहां से 75 से जब हम 100 पे पहुंचेंगे तो उस स्थिति में होने चाहिए जो हमारा भवितव्य है। क्या उन्होंने कहा? हमारा भवितव्य है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनना है 2047 तक। दूसरा, इसके लिए करना क्या होगा? दूसरा प्रण उन्होंने कहा पहला 5 प्रण दिए। कहा पहला प्रण विकसित राष्ट्र बनना है, दूसरा प्रण गुलामी की मानसिकता की हर चीज से अपने को मुक्त करना है, दूसरा अपनी विरासत पर गर्व करना है, तीसरा था। चौथा, इसके लिए क्या करना है? हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना है, यह चौथा था। और पांचवा यह है, वह कर्तव्य का पालन सामूहिक रूप से करना है। इसलिए यह अमृत काल है। अब जो विरासत की बात आई, तो जिसका अभी उल्लेख हमारे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने किया कि सुभाष चंद्र बोस जी क्या थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। इसको थोड़ा आप टेक्निकली समझिए। किस दृष्टि से? भारत के स्वतंत्र प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत के अपने झंडे के नीचे शपथ ली, यूनियन जैक के नीचे शपथ नहीं ली, वो सुभाष चंद्र बोस जी थे। जिनको किसी गवर्नर जनरल ने शपथ नहीं दिलाई, किसी अंग्रेज ने शपथ नहीं दिलाई, वो सुभाष चंद्र बोस जी थे। कैसे? शायद आप में से बहुत से लोगों को पता हो, बहुत से लोगों को ना पता हो कि जवाहरलाल नेहरू जी 15 अगस्त 47 को नहीं, 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने थे और लॉर्ड वेविल ने उनको शपथ दिलाई थी और अंग्रेजों की सरकार थी। तो मानी हुई बात है। आज तो कहते हैं ना कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा, तो किसके प्रति निष्ठा की शपथ रखी होगी, ये तो उन्हीं लोगों से पूछा जा सकता है। मगर जब सुभाष चंद्र बोस जी ने 1943 में एक्साइल गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंद फौज बनाई थी, तो आप विश्वास से कह सकते हैं भारत के प्रति ही निष्ठा की शपथ के साथ बनाई थी। अभी जस्टिस रेड्डी जी भी जिसका उल्लेख कर रहे थे कि क्लेमेंट एटली जिन्होंने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट पे साइन किया,
उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, वो प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद भारत के दौरे पे आए 1956 में, और वो बंगाल के दौरे पे गए कलकत्ता में। तो उस समय कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पीबी चक्रवर्ती जी, हु वाज आल्सो द एक्टिंग गवर्नर ऑफ बंगाल एट द टाइम, उनके साथ राजभवन में वो रहे और उन्होंने जिस चीज़ का उल्लेख किया, इस बात का उल्लेख कई पुस्तकों में है। अभी हनुमान चौधरी जी बता रहे थे, धनंजय कीर जी की पुस्तक में भी है, और पीबी चक्रवर्ती जी ने खुद हिस्ट्री ऑफ बंगाल नाम से एक किताब लिखी जिसमें इसका उल्लेख किया कि उन्होंने क्लेमेंट एटली से पूछा कि भारत छोड़ो आंदोलन तो 42 में समाप्त हो गया था, तो उसके बाद तो कोई आंदोलन ही नहीं था, तो आप 5 साल में क्यों छोड़ के चले गए? तो उन्होंने क्लियर कट बोला कि सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में जिस तरीके से ब्रिटिश सैनिक गए थे, उससे भारतीय सैनिकों की ब्रिटिश क्राउन के लिए लॉयल्टी पूरी तरीके से, कॉन्फिडेंस हमारा खत्म हो गया था, एंड दिस बिकेम द बिगेस्ट रीजन। और बाकी मैं किसी के प्रति असम्मान नहीं व्यक्त करना चाहता, बाकी जो कारण गिनाए जाते हैं उनके बारे में क्लेमेंट एटली ने कहा था, जब अन्य योगदानों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक वर्ड यूज किया था, मिनिमल। अब वो मिनिमल क्या था ये जाके खुद पढ़ लीजिए, मैं डायरेक्ट नाम नहीं लेना चाहता, समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। अब देखिए ऐसा नहीं है, इसके पीछे एक बाकायदा घटनाक्रम था, क्योंकि जब अमृतकाल की बात हो रही है तो जो विष भरा हुआ है वो हमारे दिमाग से हटना चाहिए। आप में से बहुतों को, चूंकि स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष अभी समाप्त हुआ है, बहुतों को पता है कि जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डिसाइड किया था कि भारत को स्वतंत्रता मिलनी, तो डेट 15 अगस्त 47 नहीं थी, 30 जून 48 थी। तो एक साल पहले क्यों कर दिया? और इसका प्रूफ ये है जो मैं कह रहा हूं, 30 जून 48 तक माउंटबेटन वायसराय बने रहे। क्यों बने रहे भाई? आजादी के बाद अगर आप ये कहते कि कुछ एजेंडा रह गया था तो वो पहले सेटल कर लेना चाहिए। चलिए वो भी रह गया था तो हम तब मानते जब वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के वायसराय बने रहते। पाकिस्तान का तो वायसराय बना मोहम्मद अली जिन्ना और भारत के वायसराय माउंटबेटन आजादी के बाद भी, क्योंकि डेट तो 30 जून 1948 तय थी, 15 अगस्त 47 इसलिए हो गई। उसका रीजन ये था, नवंबर 1946 में ब्रिटिश आर्मी का जो कमांडर इन चीफ है, उसका नाम शायद क्लॉड मैककिनले था, वो वायसराय को एक चिट्ठी लिखता है कि ये जो भारतीय सैनिक हैं जो सुभाष चंद्र बोस की आर्मी में चले गए थे, इनके खिलाफ जो आपने लाल किले में कोर्ट की प्रोसीडिंग चला रखी है, इससे सैनिकों के बीच में जबरदस्त असंतोष है। अब इन सैनिकों की लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश क्राउन इज टोटली अनडिपेंडेबल, तो इट इज बेटर कि वी शुड वाइंड अप फ्रॉम हियर बिफोर ऐसा ना हो कि 1857 जैसा कुछ हो जाए। अब सुनिए, ये वो लिखता है नवंबर एंड में, 25-26 नवंबर के आसपास। फिर वो एक और चिट्ठी लिखता है 11 फरवरी, इसलिए मैं डेट्स बता रहा हूं, आप जाके हिस्ट्री में देख लीजिएगा तो आपको बिल्कुल सीक्वेंस समझ में आ जाएगा कि हुआ क्या था। 11 फरवरी 1946 वो दूसरा लेटर लिखता है, कहता है कि अब तो मेरी इंफॉर्मेशन ये कह रही है कि एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम, अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और फिर एक गोपनीय मैसेज भेजा जाता है ब्रिटिश ऑफिसर्स को कि वो अपनी फैमिलीज को चुपचाप मगर एज अर्ली एज पॉसिबल कराची और बॉम्बे भेज दें, ताकि इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी उनको इमीडिएटली शिफ्ट किया जा सके। और 18 फरवरी या 16 फरवरी 1946 को, केवल एक हफ्ते के बाद, नौसेना खड़ी हो जाती है। बॉम्बे में नौसेना की अपराइजिंग होती है एंड विद इन 2-3 डेज कलकत्ता से लेकर कराची तक करीब 20,000 नेवी के सैनिक खुल के सामने आ जाते हैं। 100 से अधिक नेवल शिप पे कब्जा कर लेते हैं। अंग्रेजों के हाथ पांव फूल जाते हैं। कोई सैनिक उनका ऑर्डर नहीं मान रहा था। आखिर में उनको कांग्रेस के नेताओं नेहरू जी और सरदार पटेल से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि आप इन सैनिकों से बात करके सेटल डाउन करिए, और 10-12 दिन लगते हैं सेटल डाउन करने में, और 28 फरवरी आते आते वो नौसैनिक वापस आते हैं। अब तो जो कमांडर इन चीफ ने कहा था वो तो दिख भी गया। अब तो क्या था कि भाई जितनी जल्दी हो सके भाग मिल्खा भाग, ये करना ही था। मार्च के महीने में, जस्ट मार्च के महीने में कैबिनेट मिशन प्लान अप्रूव करती है गवर्नमेंट, और कहती है तुरंत अंतरिम सरकार भारत की बनानी है और इनको पावर देके निकलना है। शायद 23 से 24 मार्च को अंतरिम कैबिनेट मिशन प्लान तय करता है कि 2 सितंबर 46 को इनको शपथ दिला देनी है।
और ताबड़तोड़ निर्णय होता। अप्रैल के महीने में यह तय किया जाता जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वही अंतरिम सरकार का नेतृत्व संभालेगा, और उस समय मौलाना आज़ाद अध्यक्ष थे। फिर कहा जाता है कि मौलाना आज़ाद को कहा जाता है आप विड्रॉ कर जाइए, और फिर वो कहानी आप सबको पता है कि प्रदेश कार्य समितियों से नाम मांगे गए, और उसमें जो 16 कार्य समितियां थीं जिसका उल्लेख जेबी कृपलानी जी ने, जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, अपनी किताब में किया है, माई डेज विद गांधी उसका नाम है। और बहुत बड़े पत्रकार रहे दुर्गादास, जिन्होंने अपनी किताब लिखी इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर, उसमें वर्णन किया है कि 1 वोट मिला था पट्टाभी सीतारमैया को और 2 वोट मिले कृपलानी जी को, और बाकी सारे के सारे वोट मिले सरदार पटेल जी को, और 0 वोट मिला नेहरू जी को, और वो प्रधानमंत्री बन गए। उसके बाद देश का नेतृत्व संभाला। और एक और मैं फैक्ट कहना चाहता हूं, किसी को कोई कंट्रोवर्शियल भी लग सकता है, परंतु मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये 2 सितंबर 46 को ही शपथ क्यों दिलाई गई? 2 सितंबर 46 की डेट का चयन किसने किया? कांग्रेस ने या अंग्रेजों ने? अंग्रेजों ने किया। क्यों किया? क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, जब नागासाकी हिरोशिमा पे बम्बार्डिंग हो गई अगस्त में, तो उसके बाद सरेंडर डिक्लेयर किया जापान ने, और 2 सितंबर 1945 को सरेंडर के डॉक्यूमेंट पे जापान ने सिग्नेचर किया था। इसलिए माउंटबेटन का कहना था दिस इज द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन एशिया। तो उसी दिन भारत की सरकार शपथ लेनी चाहिए, इसलिए 2 सितंबर 1946 को शपथ ली गई। और इस बात का उल्लेख डोमिनिक लेपेरे और लैरी कॉलिंस ने अपनी किताब फ्रीडम एंड मिडनाइट में किया है कि माउंटबेटन की इच्छा थी इसलिए ऐसा हुआ। तब आप समझ लीजिए, इसलिए जो हमारे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने कहा कि स्वतंत्र भारत के स्व के तत्व की अभिव्यक्ति करने वाले पहले भले ही निर्वासित सरकार रही हो, उसके प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस जी थे, और बाकी तो हम लोग जानते ही हैं जो इतिहास में पढ़ाया गया है। अब उस विषय से आगे हटकर हम आज के इस टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो इस देश में तंत्र में तो स्व आ गया, परंतु हमारे तंत्र में स्व का उद्भव हुआ, यानी हमें सत्ता तो मिल गई, भारतीयों को तो सत्ता मिली, भारतीयता कहां थी उसमें? हम स्वाधीन हुए, स्वतंत्र कहां हुए? तंत्र तो वही विदेशी था, सब कुछ व्यवस्था वही चल रही थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, आइडियोलॉजिकल सिस्टम, कॉन्सेप्चुअल सिस्टम, सारी के सारा थॉट प्रोसेस सब कुछ वही था। तो इसलिए अभी भी उस स्व को भारत के मानस में स्थापित करने की जो प्रक्रिया है वो अभी तक चल रही है। और स्व का अर्थ क्या था, यहां पे भी मैं कोई स्वयं नहीं बोल रहा हूं, मैं कोट कर रहा हूं कि 18 मई को 2014, 16 मई 2014 को मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव जीता। 18 मई 2014 को लंदन से निकलने वाले अखबार द संडे गार्डियन ने अपने एडिटोरियल में लिखा कि 16 मई 2014 शुड बी कंसीडर्ड एज द डे इन इंडियन हिस्ट्री ऑन विच द ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। ये कौन लिख रहा है? जिसने हम पे हुकूमत की थी वो अखबार लिख रहा है, और जिसको आप बहुत ही महत्वपूर्ण भी मानते थे, जिसके बारे में डॉक्टर मनमोहन सिंह जाके भाषण भी दे के आए थे 2006 में कि हमने आपसे बहुत कुछ सीखा था, तो ये तो सीख लीजिए जो आपको बता रहा है। उसने लिखा, चूंकि आजादी के बाद लंबे समय तक जिस विचारधारा, जिस प्रोसीजर का शासन रहा, वो बाय एंड लार्ज ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे। पहली बार एक ऐसी विचारधारा के हाथ में शासन आया है, विचारधारा संगठन के हाथ में, जिसका ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी से कोई मतलब नहीं है। दैट्स व्हाई दे सेड इट शुड बी नोन एज द डे ऑन विच द ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। इसलिए अब स्वतत्व को समझना जरूरी था, और भारत के स्वतत्व में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? वह है परिवार। इफ यू लुक एट द डिफरेंस इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वेस्टर्न सोसाइटी एंड द इंडियन सोसाइटी, क्या फंडामेंटल डिफरेंस है? वेस्ट में द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोसाइटी इज इंडिविजुअल, देन डायरेक्ट सोसाइटी, नो इंस्टीट्यूशन इन बिटवीन। भारत में द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सोसाइटी इज
फर्स्ट यूनिट इज नॉट इंडिविजुअल, द फर्स्ट यूनिट इज फैमिली, वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन जिसमें आप कहते हैं हस्बैंड वाइफ बच्चे, न्यूक्लियस फैमिली। देन ए वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन जिसको फैमिली कहते हैं, रिलेटिव्स, मामा चाचा फूफा ताऊ। देन कम्स अनदर इंस्टीट्यूशन, कास्ट, देन कम्स द क्लास, देन कम्स द सोसाइटी। तो हमारा जो सोसाइटी का कॉन्फ़िगरेशन है वो स्पाइरल है, उनका स्ट्रेट था, इसलिए वो परिवार को समझ नहीं पाए। और हमारे यहां तो मूलभूत इकाई ही परिवार थी, और उस परिवार से असर क्या पड़ता है, भारत का कोई भी व्यक्ति, अब तो वो संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं, मगर अभी तक, पिछली पीढ़ी तक कोई भी व्यक्ति जीवन में अपने लिए नहीं जीता था। माँ बाप जीते थे तो बच्चों के लिए, बच्चे बड़े होते थे माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए। एक नहीं दर्जनों उदाहरण हैं कि भाइयों ने या बहनों ने तब तक शादी नहीं की, पूरी जिंदगी छोड़ दी कि मेरे छोटे भाई बहन जो हैं उनका जीवन हो जाए। लता मंगेशकर जी इसका उदाहरण है। तो परिवार वो मेन इकाई था, मगर उस परिवार की इकाई को किस तरह डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया जा रहा था। और आप देखिए तो उसकी प्रेरणा कहां से मिलती है। हम एक उदाहरण देना चाहेंगे, यहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तस्वीर लगी है। अगर आप राम कथा पढ़ें तो पूरी की पूरी राम कथा श्रेष्ठतम पारिवारिक मूल्यों का एक ऐसा उदाहरण है जो पूरे विश्व के इतिहास में दुर्लभ है। क्यों? अरे भाई, दुनिया का इतिहास भरा पड़ा है जहां भाई भाई को मारकर गद्दी पे बैठता है, सारे भाइयों को मार के गद्दी पे बैठता है। 10 में से 9 मामलों में बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठता है। उसके कंट्रास्ट में वो उदाहरण कि पिता के एक वचन पे राज्य छोड़ के वन में चला जाए, दूसरा भाई जंगल में चला जाए, तीसरा भाई खड़ाऊ रख के शासन करे। देखिए, इतना ही नहीं, पति और पत्नी का कर्तव्य, पत्नी और पति का एक दूसरे के प्रति कर्तव्य, राजा का प्रजा के प्रति कर्तव्य, प्रजा का राजा के प्रति कर्तव्य, पिता पुत्र, माँ बाप, भाई बहन, सबका एक दूसरे के प्रति कर्तव्य। ऐसे कर्तव्यों का जो उदाहरण आपको राम कथा में मिलता है, पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, बहुत से लोगों को नहीं ध्यान आता है और उसमें लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जब भगवान राम वन जा रहे थे तो सीता जी ने कहा हम भी चलेंगे, क्योंकि मेरा और आपका सुख और दुख अलग नहीं है। जब सीता माता वन गई तो आप में से बहुतों को शायद पता ना हो कि भगवान राम उसके बाद कभी शैया पे नहीं सोए, हमेशा भूमि पे सोए और कुश का ही बिस्तर लगा के सोए। क्योंकि हमारे यहां इस मामले में इक्वलिटी है। अगर पत्नी को पतिव्रत धर्म का पालन करना है तो पति को भी पत्नीव्रत धर्म का पालन करना है। इसलिए हमारे यहां इक्वलिटी है। बाकी जगह कहते हैं कि नहीं 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 साहब वो इक्वलिटी। इसीलिए एक और आपको बात बताएं, पति शब्द जो है इसका अर्थ क्या है? संस्कृत में इसका अर्थ होता है स्वामी, और पत्नी शब्द का अर्थ है स्वामिनी, यानी ये ठीक उसका स्त्रीलिंग है। तो इसलिए, और आप लोग दक्षिण भारत में यह परंपरा अधिक है, अब उत्तर भारत में तो लुप्त हो गई है। जैसे विवाह होता है, उसके बाद लड़का लड़की दोनों को विवाह के संस्कार के बाद हम लोग क्या ध्रुव तारा दिखाते हैं। तो ध्रुव तारा दिखाने का होता है जैसे ये सदैव स्थिर रहता है, ऐसे आपका जो संबंध है वो सदैव स्थिर रहे। दक्षिण भारत में क्या दिखाते हैं? एक तारा समूह दिखाया जाता है जिसको कहते हैं अरुंधति वशिष्ठ। अरुंधति वशिष्ठ तारा समूह की खासियत क्या है? नॉर्मली क्या होता है कि एक जो स्टार होता है, जैसे सूर्य है तो बाकी ग्रह उसके चक्कर काटते हैं, पर सिर्फ अरुंधति वशिष्ठ ही एक ऐसा स्टार सिस्टम है जिसमें 2 स्टार्स हैं और दोनों एक दूसरे के चक्कर काटते हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है, इसका सामाजिक संकेत भी है, साइंटिफिक संकेत भी है। सामाजिक संकेत यह है कि यह बिल्कुल बराबरी का प्रतिनिधित्व देता है। एक स्थिर रहेगा और दूसरा उसका चक्कर काटेगा, यह तो समानता नहीं होगी। दोनों एक दूसरे का चक्कर काटेंगे, यह समानता होगी। और साइंटिफिक क्या है? अरे बताइए, जो बताते थे धरती चपटी है, जो बताते थे धरती स्थिर है, उन्हें यह पता भी था कि ऐसे 2 तारे भी हैं और ये तारा समूह दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल रोटेशन में चलते हैं। यह दर्शाता है कि हमारी साइंस एस्ट्रोनॉमी उस जमाने में कितनी विकसित थी, ये इस बात को भी दर्शाता है। और विवाह में, इसीलिए हम कह रहे हैं परिवार के संस्कारों का महत्व समझिए। विवाह में सबसे पहले क्या चीज देखी जाती है? जब आप शादी तय करते हैं, कहते हैं मुहूर्त विचरवाओ, किस तारीख को शादी करनी है। व्हाट इज मुहूर्त?
It is the relative positions of the planet at particular time. अब मुहूर्त को छोड़ दीजिए, अगर आप आइए कि व्हाट इज टाइम, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जिसने कि 20th सेंचुरी की सबसे बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी दी है, रिलेटिविटी की थ्योरी, उसने ये कहा है कि अगर स्पेस में किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिटरमिन करना है, जैसे ये पॉइंट है तो इसकी पोजीशन आप कैसे डिटरमिन करते हैं? एक्स, वाई एंड जेड, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जो आपको दिख रही होगी ना कोने में, ये 3 डायमेंशनल स्पेस है। तो एक्स, वाई, जेड 3 कोऑर्डिनेट चाहिए आपको किसी भी चीज की स्पेस में पोजीशन डिटरमिन करने को। परंतु ये तो आप किसको स्थिर मान के करते हैं ना। आपने धरती के रेफरेंस में बताया ना, धरती स्थिर है क्या? ये तो घूम रही है, वो सूर्य के चारों ओर घूम रही, सूर्य भी स्थिर नहीं है, वो भी घूम रहा है। इन यूनिवर्स एवरीथिंग इज मूविंग। तो उन्होंने कहा देन ओनली एक्स, वाई, जेड इज नॉट सफिशिएंट, द 4th डायमेंशन टी, एट व्हाट टाइम, द पोजीशन ऑफ दिस एट व्हाट टाइम। क्योंकि आप देखिए ना, इसकी पोजीशन अभी 12:15 बजे भी यही रहेगी और 1:15 बजे भी यही रहेगी, पर यूनिवर्स में तो बदल जाएगी ना। तो इसलिए 4th डायमेंशन टाइम इज रिक्वायर्ड। अगर आपसे पूछूं कि टाइम का मोस्ट एक्यूरेट मेजरिंग पैरामीटर क्या होता है, तो जैसे इस समय 12:15 बजे हैं यहां हैदराबाद में, तो न्यूयॉर्क में कुछ और बज रहा होगा, टोक्यो में कुछ और बज रहा होगा। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड ग्रीनिच मीन टाइम लगाया गया विच इज इक्वली एप्लीकेबल ऑन एनी पार्ट ऑफ अर्थ। तो आप देखते हैं ना, जीएमटी में लिखा रहता प्लस इतने आवर्स, माइनस इतने आवर्स, जब आप इंटरनेशनल ट्रेवल करते होंगे। परंतु यदि आपसे पूछें द मोस्ट एक्यूरेट मेजरिंग पैरामीटर ऑफ टाइम विच इज इक्वली एप्लीकेबल ऑन एनी पॉइंट इन स्पेस, इन सोलर सिस्टम, इवन इन गैलेक्सीज, it is only and can only be the relative positions of the planet. But relative positions of the planet तो औरों ने भी खोज लिया, कुछ ना कुछ देख लिया था, वो तो केवल हमारे सोलर सिस्टम में बताता है। भारतीय एस्ट्रोनॉमी या भारतीय ज्योतिष में जो नक्षत्र की अवधारणा है, कॉन्स्टलेशन, यानी उसके बैकग्राउंड में जो स्टार्स दिख रहे हैं वो भी आपको दिखाई पड़ते हैं, उसके कंट्रास्ट में वो प्लैनेट लेना। इसका मतलब सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम नहीं, हमारे गैलेक्सी और यूनिवर्स में उसकी क्या पोजीशन है, वो नक्षत्र वह भी बताता है। सो इट इज द मोस्ट एक्यूरेट मेजरिंग पैरामीटर ऑफ आइंस्टीन्स मोस्ट सॉट आफ्टर 4th डायमेंशन। यही तो मुहूर्त है। तो जब आप विवाह तय करते हैं, तो जिसको आज सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोज मांगते हैं, उसके सबसे एक्यूरेट साइंटिफिक पैरामीटर के बेस के ऊपर आप तय करते हैं। यह दर्शाता है कि हमारे संस्कार कितने वैज्ञानिक और कितनी गहराई से सोच रखने वाले थे। अब देखिए, कई बार क्या होता है, बहुत से लोगों को यह बात समझ में नहीं आती है और वो हमारे बहुत सी इन चीजों के बारे में ऊटपटांग बातें भी बोलना शुरू कर देते हैं। परंतु भगवान राम की कथा और भी चीजों का संकेत देती है। देखिए, आजकल कहते हैं किसी का वक्त बुरा आ जाए और वो अच्छाई बुराई न समझ पाए, तो संस्कृत का एक बड़ा फेमस कहावत है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ये पूरा श्लोक क्या है? न श्रूयते दृश्यते, न निर्मिते दृश्यते कदैव, न श्रूयते स्वर्णमयी कुरंगी, तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसका अर्थ यह हुआ कि न कभी बना, न किसी ने देखा, न किसी ने सुना कि सोने का मृग होता है, परंतु इसके उपरांत भी रघुनंदन को भी तृष्णा ने ऐसा घेर लिया कि वो सोने के मृग के पीछे चले गए। इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस घटना का परिवार के लिए क्या संबंध है? आज की हमारी युवा पीढ़ी को ध्यान रखना चाहिए, इस सोने का मृग किसका प्रतीक है? मृग, हिरन प्रतीक है एक सुंदर सौंदर्य, सुख और शांति। जैसे आप कहते हैं ना कि एक किसी टूरिस्ट प्लेस पे आप वन में गए, तो सबसे पहला दृश्य क्या उभरता है कि अच्छी अच्छी पिक्चरस सीनरी है और उसके बीच में कहीं बत्तख चल रही है और कहीं हिरन दौड़ रहे हैं। तो हिरन प्रतीक है कि मन की सुख और शांति का, और सोना प्रतीक है धन संपत्ति का। सोने का हिरन अर्थात धन संपत्ति से मानसिक सुख शांति मिलती है, ऐसा कभी नहीं होता है। परंतु सीता जी जीवात्मा का प्रतीक हैं, तो वो भ्रम में आ जाती हैं। और भगवान राम जो आपकी अंदर की परमात्मा शक्ति के प्रतीक हैं, वो कहते हैं कि सोने का हिरन नहीं होता,
तो सीता जी कहती मैंने अपनी आंखों से देखा है। यानी ये द्वंद्व आपके अंदर चलता है। आपकी जो जीवात्मा है मन, वो कहता है कि मैंने, वो आपकी परमात्मा शक्ति समझाती है नहीं भाई उसमें सुख शांति नहीं। अरे आप कहते मैंने अपनी आंखों से देखा, देखो उसके पास गाड़ी बंगला है, कितनी सुख शांति से रह रहा है, मैंने देखा है। फिर क्या करते हैं, अपने अंदर की सारी कॉन्शियस एनर्जी को आप लगा देते हैं उसी मृग के पीछे, और जैसे ही वो डिटैच हो जाती है आपसे, यानी भगवान राम चले गए मृग को ढूंढने, अब क्या होता है, अब रावण आता है सीता हरण करने के लिए। अब जो रावण आता है तो वो क्या राक्षस का वेश बना के आया था? नहीं, साधु का वेश बना के आता है। और उसे पता है कि जब तक ये मर्यादा की सीमा रेखा में है तब तक तो मैं इसको अंदर जाके तो टच नहीं कर सकता, इनको किसी प्रकार बाहर लाना है। तो उन्हें तमाम प्रकार की अच्छी अच्छी चीजों को दिखाने का प्रयास करता है कि मैं एक साधु हूं, आपको उदारता दिखानी चाहिए, मुझे दान देना चाहिए, बाहर आइए। और जैसे ही सीता माता बाहर आती हैं, अब वो अपना असली रूप दिखाता है। बस ऐसी ही कुछ स्थिति आज हमारी युवा पीढ़ी की भी है। उन्हें समझना चाहिए कि हर दिखने वाला भेष बदले हुए व्यक्ति, पता नहीं इसमें से कौन रावण हो, जो तुमको बार बार यह प्रेरित कर रहा है कि मर्यादा की सीमा के बाहर आ जाओ। द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ दैट, तब तुम्हें उसका असली चेहरा समझ में आएगा। तो मैं यह कहना चाहूंगा अपनी युवा पीढ़ी से और विशेषकर बेटियों से कि एक वो कहावत है ना, रहीमन इस संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। तो मैं उसको यहां पर उलट के कहना चाहूंगा कि बिटिया इस संसार में संभल के चलियो जाए, ना जाने कब भेष बदल के रावण मिल जाए। और इसके लिए जरूरी है कि अपने माता पिता और परिवार की बातों को गंभीरता से लें, क्योंकि आपको लगेगा हम तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, ये तो मॉडर्नाइज बात है, ये तो हम डेवलपमेंट की बात है, पुरानी बातें थोड़ी हैं। ये जो रावण आता है ये मॉडर्नाइजेशन, लिबरलाइजेशन, एडवांसमेंट का ही चेहरा ओढ़ के आता है। आपको पता ही नहीं लगता कब आप उसकी गिरफ्त में चले गए। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे जो बच्चे हैं, यानी जो लड़के हैं, उनको भी बहुत गलतफहमी नहीं रहना चाहिए कि हम तो बड़े स्मार्ट हैं, हम तो जो चाहेंगे कर लेंगे। उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि भैया इस संसार में संभल के चलियो जाए, ना जाने कब भेष बदल के सूर्पणखा मिल जाए। क्योंकि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है, पता नहीं किस ट्रैप में आ जाओ, और उस ट्रैप के बाद आजकल ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। इसलिए मेरा यह मानना है कि हमारे बच्चे जब तक इस बात को समझेंगे, देखिए ये जो ओपननेस, मीडिया, ग्लोबलाइजेशन, इसकी अच्छाइयां आती हैं तो कुछ बुराइयां भी आती हैं। हर चीज के साथ कोई ना कोई बुराई होती है। यदि आप अपने मूल से नहीं जुड़े रहेंगे, अर्थात अपने परिवार से नहीं जुड़े रहेंगे, तो इस बात की खतरा है कि हमारी कोई भी बेटी किसी भेष बदले हुए रावण के चक्कर में, और कोई भी बेटा किसी नए रूप का स्वांग धरे हुए सूर्पणखा के चक्कर में पड़ सकता है। परंतु यहां पे मैं थोड़ा ये भी कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी कमी कहीं ना कहीं हमारे माता पिताओं की भी रह जाती है। हमारी पीढ़ी और इससे पहले वाली पीढ़ी तक में हम खुद ही एक ऐसे माइंडसेट से ग्रसित हैं कि हमें लगता है कि ट्रेडिशन को फॉलो करना तो बैकवर्डनेस है, और ट्रेडिशन को छोड़ना ही मॉडर्न और एडवांसमेंट है। जब हमारे ही मन का यह भाव रहता है किसी के घर में, जी आपका बच्चा क्या बने, साहब हमारा बेटा या बेटी बस पढ़ लिख के बड़ी पोजीशन अटेन कर ले, बस और कुछ नहीं चाहिए। यही तो लोग कहते हैं ना, बस और कुछ नहीं चाहिए, और चाहे जो करे। फिर जब वो बड़ा होके कोई बड़ी पोजीशन पे तो आ जाता है, फिर और कुछ नहीं जो चाहिए में से वो कुछ करने लगता है, तब आपको एहसास होता है कि वो कुछ कितना इंपॉर्टेंट था आपकी मानसिक सुख शांति के लिए। और इतना भी कहूंगा, उस बच्चे की भी मानसिक सुख शांति के लिए उसे बहुत देर में समझ में आता है कि मैं कहां पे जाके फंस गया। इसलिए इस बात की बहुत आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को भी शुरू से निरंतर इस बात का एहसास कराते रहें। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, अभी आपने देखा होगा कि एक इंटरनेशनल इंडेक्स ऑफ हैप्पीनेस की बात आई थी, तो दुनिया में सबसे संतुष्ट लोग, इंडेक्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, कौन लोग पाए गए? वो लोग नहीं जिन्होंने बड़ी बड़ी पोजीशंस पाई, बहुत बड़ा पैसा कमाया। वो लोग
जिन्होंने अपने रिलेशंस को बहुत अच्छे ढंग से निभाया और उनको रिलेशंस में रिस्पांस भी अच्छा मिला, दे वर मोर सेटिस्फाइड। और रही बात इसकी कि कोई कहे कि मुझे बहुत सारा रुपया, पैसा, पावर, प्रेस्टीज, नेम एंड फेम, तो मैं पूछना चाहता हूं भाई, अगर आपके पास बहुत बड़ा बंगला, गाड़ी और रॉयल्स रॉयस जैसी गाड़ी हो और 50 साल की उम्र में मर जाओ, उससे तो बेहतर है कि एक नॉर्मल गाड़ी पे चलते हुए 85-90 साल तक शांति से जियो। क्या इफेक्ट, क्या चाहते हो? तो ये मत सोचिए कि मैंने ये पाया और पाने के साथ ही सब कुछ हो गया। बहुत कुछ इस संसार में ऐसी चीजें हैं, हमें इस बात की भी जरूरत है, कहीं ना कहीं हमारी तरफ से भी ये कमियां रह जाती बच्चों को समझाने का। मैं एक व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं। हम लोग के, मतलब हमसे तो आयु में बहुत बड़े हैं, 20-25 साल बड़े होंगे, मगर उनसे हमारी मित्रता हो गई थी अमेरिका जाते हुए। तो 2 लोग थे, दोनों बिजनेस पार्टनर थे। एक के दोनों बच्चों ने बहुत शानदार अमेरिका में जाके पढ़ाई करी, आईवी लीग यूनिवर्सिटी से दोनों पास आउट हुए, एक लड़का एक लड़की, दोनों ने अच्छी अच्छी जॉब की और दोनों ने वहीं विदेशियों से शादी कर ली। और अब बुढ़ापे में स्थिति यह है कि जब हस्बैंड वाइफ दोनों कमजोर हो गए हैं, वाइफ की तबीयत ज्यादा खराब हुई, तो उनके मन में क्या विचार आ रहा है कि वहां पर तो ना असिस्टेंट मिलता है, ना सर्वेंट मिलता है, ना ड्राइवर मिलता है, और बच्चे अपने में मगन है, क्योंकि आपने सोचा बड़े बन गए, अब वो अपनी दुनिया में मगन है। हफ्ते में एक आध बार आपको फोन कर लिया, जरूरत हो तो आपके पास पैसा भेज देंगे, बाकी जरूरत नहीं है। तो अब वो सोचते हैं कि क्या हमें वापस भारत आ जाना चाहिए, कम से कम यहां पर सुविधाएं भी मिलेंगी और बात करने वाले नातेदार, रिश्तेदार और मित्र भी मिलेंगे। वहीं उन्हीं के एक दोस्त थे, उनके बेटे ने न सिर्फ भारत में शादी की, अपने ही शहर में शादी की, बल्कि इतना आश्चर्य हुआ कि अमेरिका में रह के कोई ये सोचे, चूंकि उसकी दादी की ऐसी इच्छा थी तो उसने अपनी कम्युनिटी में शादी की। तो मैंने उनसे पूछा कि आप दोनों लोग साथ साथ रहते थे, ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? तो जो दूसरे सज्जन थे उन्होंने कहा कि हम ये ध्यान रखते थे कि कैरियर में भले ही हमें थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़े, हम हर संडे उसे संघ की शाखा में ले जाते थे। हम रामायण महाभारत के सीरियल उनको अपना वीसीआर और टीवी पे दिखाते थे। भारत से कोई अच्छा व्यक्ति, कथावाचक, राम कथा कहने वाला आता था तो चाहे अपने प्रोफेशन में से कट करके ले जाना हो तो उनको वहां ले जाके सुनाते थे, बहुत सी बातें चर्चा में बताते थे। तो उन बच्चों का माइंडसेट अलग टाइप का बना, दूसरे का माइंडसेट अलग टाइप का बना। तो ये कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी है कि संस्कार जो हैं वो हमारे क्या बनते हैं और इसका महत्व क्या होता है। यह बात मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि अगर भगवान राम और रावण में आप तुलना करें, क्योंकि भगवान राम लीला दिखा रहे थे, वैसे तो वो ब्रह्म है, वो अलग विषय है, पर जब वो लीला दिखा रहे हैं मनुष्य के रूप में, तो रावण हर चीज में राम से बड़ा है। फिर कौन सी चीज है जिसमें राम बड़े हो गए? भाई रावण के पास सोने की लंका है, उनके पास घास फूस की झोपड़ी है। रावण के पास दिव्य रथ है, वो तो रावण रथी विरथ रघुवीरा। अगर देखा जाए शक्ति तो 10 आदमियों की शक्ति अकेले है। उसके ऊपर पॉलिटिकल पावर तो इतनी पावर है कि उसने मृत्यु को अपने पाए से बांध रखा, मतलब उसकी इच्छा के बगैर उसकी मृत्यु तो छोड़िए, उसके राज्य में किसी की मृत्यु नहीं हो सकती। विद्वान उनसे बड़ा है, पुजारी उनसे बड़ा है। वो कहता मुस्सा पंडित मुस्सा जोधा और न कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। फिर कौन सी चीज है जिसमें राम बड़े हो गए? एक ही चीज है, चरित्र। इसीलिए रामचरितमानस लिखा गया कि राम के चरित्र को मन में धारण करिए, क्योंकि सारी श्रेष्ठता खत्म हो जाती है। और मैं एक और बात कह दूं, कोई कहे तो कहानी है, ये तो एक स्पिरिचुअल बात है, रियल में क्या मैं कहना चाहता हूं, यूरोप में देख लो क्या हो रहा है। कैरेक्टर खत्म हुआ ना शादी करेंगे, ना ब्याह करेंगे, लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे, बच्चे नहीं पैदा करेंगे, और हो क्या रहा है? धड़ाधड़ इमिग्रेशन के साथ साथ तुम्हारे वजूद पे क्वेश्चन मार्क लगता जा रहा है। याद करिए वहां पे परिवार की व्यवस्था क्या थी। मैं आज से 20-22 साल पहले अमेरिका गया था। सुदर्शन जी ने एक अपने बौद्धिक में एक उदाहरण दिया था, जैसे हमारे यहाँ क्या होता, पति पत्नी है, उनके बच्चे 2। वहां तो आज इसको दिया धोखा, कल उससे किया वादा, तो वहां तो चेंज होता रहता है। तो कई ऐसे होते हैं कि भाई पत्नी ने जिस पति से शादी की तो उसके पूर्व पति वाले बच्चे भी हैं, और पति ने जिस पत्नी से शादी की उसके भी पूर्व पत्नी से बच्चे हैं, फिर उन दोनों के भी बच्चे हैं। तो वो लोग क्या कहते हैं, मेरे बच्चे और तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चों के साथ लड़ रहे हैं।
क्योंकि वहां पर एक कॉन्सेप्ट आया जो आजकल अब लोगों को समझ में आने लगा है, हाफ मदर एंड हाफ फादर। ये हाफ के चक्कर में सब कुछ साफ हो जाएगा, ये उनको समझ के रखना चाहिए। और आप देख लीजिए, उन्होंने परिवार छोड़ दिया। आज यूरोप में एक अनुमान के मुताबिक 20 साल से कम उम्र के 25% लड़के लड़कियां मुस्लिम हैं। ना मानो परिवार, देख लो तुम्हारा क्या हश्र होने वाला है। अभी आप देखिए, कल आपको पता है ना, वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। फर्स्ट अभी होने जा रहे हैं, पर आपको पता है चाइना में पॉपुलेशन घटनी शुरू हो गई। द लेटेस्ट आंकड़ा आया है, इस साल उसकी पॉपुलेशन 17 लाख कम हो गई। वो चाइना जिसने केवल 40-42 साल पहले 1978 में रूल बनाया था 1 चाइल्ड पॉलिसी, अब उसने चेंज किया 2015 में, कहा नहीं अब 2 चाइल्ड पॉलिसी। 2021 में उसने कहा 3 चाइल्ड पॉलिसी। उसके बाद भी कोई वहां बच्चे नहीं पैदा कर रहा है। और जानते क्या होता है, अब तो चाइना में यह स्थिति हो गई है कि शादी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद 6 महीने बाद गवर्नमेंट के लोग हस्बैंड वाइफ को फोन करके पूछते हैं कि आपका फैमिली बढ़ाने के लिए क्या प्लान है, हम आपको ये इंसेंटिव देने को तैयार हैं, बताइए। ये इंसेंटिव देंगे, टैक्स में छूट देंगे, और इसके बाद भी वो नहीं इंटरेस्टेड हैं। तो आप ये समझिए, जापान में तो पॉपुलेशन नीचे जा ही रही है। पूरे यूरोप में ज्यादातर देशों में कम से कम क्रिश्चियन पॉपुलेशन तो नीचे जा ही रही है। आप ये समझिए, हमारे यहां जो इस संस्कारों की बात कही गई कि ये सारे के सारे संस्कार किस चीज के लिए थे, अगर आप में से बहुतों को ध्यान हो, अभी एक जब पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हुई थी ना कि राहुल गांधी जी ने कहा था वो जनेऊधारी हिंदू हैं, पर आप में से बहुतों को शायद पता हो कि जो जनेऊ है, पहली बात ये एक अजीब कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बैठा दिया गया है कि जनेऊ सिर्फ ब्राह्मण ही पहनते थे, जनेऊ सब पहनते थे। वो ठीक है कि जब गुलामी का काल आया और ऐसी स्थितियां आई कि लोगों को जनेऊ देख के पकड़ा जाने लगा, मारा जाने लगा, तो बहुत से लोगों ने पहनना छोड़ दिया। अगर नहीं पहनते थे तो मैं उदाहरण देता हूं, ये बताइए हनुमान चालीसा में क्या लिखा है, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। भाई वो तो वनगिरी में रहने वाले थे, वह भी जनेऊ पहनते थे। महत्वपूर्ण बात जानते हैं क्या, जनेऊ में 3 पेयर ऑफ थ्रेड्स होते हैं। 3 ही क्यों होते हैं? और ये जिस समय बच्चा शिक्षा के लिए जाता है उसी समय क्यों उसको पहनाया जाता है? वो इसलिए कि हमारे ऊपर 3 ऋण माने गए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। पितृ ऋण किसका प्रतीक है कि जैसे हमारे पूर्वजों ने हमें उत्पन्न किया, वैसे ही आप संतानों को उत्पन्न करके उनका उसी प्रकार पालन पोषण करके समाज में उनको स्थापित करें, तो पितृ ऋण से मुक्ति है। ऋषि ऋण क्या है कि गुरुओं ने जिस प्रकार की शिक्षा दी उसके अनुरूप समाज में आचरण करें, उसके अनुरूप ही बच्चों को शिक्षा दें, यह ऋषि ऋण से मुक्ति है। और देव ऋण क्या है, इस प्रकृति में जितने भी देवता हैं, वायु देवता, अग्नि देवता, जल देवता, इन सारे देवताओं ने आपके जीवन को सुनिश्चित किया है, तो उन सब की रक्षा करें, उनका संवर्धन करें, तो यह देव ऋण से मुक्ति है। और इसीलिए जनेऊ कंधे पर ही क्यों पहना जाता है? गले में भी पहना जा सकता था, हाथ में भी बांधा जा सकता था। दायित्व कंधे पर ही वहन किया जाता है, वो सदैव याद रहे कि आपका दायित्व। इसीलिए विवाह के बाद पुरुष को डबल जनेऊ पहनना पड़ता है, क्योंकि ये माना जाता है एक दायित्व अपना और एक आप पत्नी के बिहाफ पर भी उस दायित्व का वहन कर रहे हैं। तो मैंने सिर्फ ये कहा कि हमारे तो संस्कार यह भी बताते हैं कि पूरी प्रकृति का कैसे कैसे ध्यान रखना है। यहां तक कि जब बोला जाता है तो क्या बोला जाता है स्वस्ति मंत्र में, ओम अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रौषधयः शांति, वनस्पतयः शांति। और हमारे संस्कार किस प्रकार से पूरे विश्व के साथ जुड़ते हैं और उन संस्कारों का अंतर क्या पड़ता है। आज आप देख लीजिए, पूरे वर्ल्ड में इकोलॉजिकल इंबैलेंस की प्रॉब्लम आ गई। क्यों? उनकी थियोलॉजी जहां से शुरू होती है कि बुक ऑफ जेनेसिस में लिखा है कि मैन शुड बी एबल टू सबड्यू नेचर, और अरिस्टोटल एक किताब लिखता है नेचर, जिसमें लिखा है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नेचर आर फॉर द सर्विस ऑफ द मैनकाइंड, मैन शुड बिकम द पर्सन एंड मास्टर्स ऑफ नेचर। तो ठीक है, यदि मैं मालिक हूं, ये मेरी सेवा के लिए है, मैं इसका दोहन करूंगा।
और प्रकृति का अंधाधुंध दोहन, और आज हम इकोलॉजिकल इंबैलेंस की ऐसी प्रॉब्लम के ऊपर आके खड़े हो गए कि आज लगता है कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो 100 साल में पूरी ह्यूमन रेस का एग्जिस्टेंस खत्म हो सकता है, विच हैज नेवर हैपेंड इन द डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड की पूरी ह्यूमन रेस के एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क लग गया हो केवल प्रकृति के प्रति हमारे भाव में। और हमारे यहाँ क्या कहा गया है, ऋग्वेद के पृथ्वी सूक्त से लेके अथर्ववेद के 12वें अध्याय तक लिखा हुआ है, मातः भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। भूमि मेरी माता है, प्रकृति मेरी माता है, धरती माता है, नदियां माता हैं, गीता माता है, गंगा माता है। तो माता का तो कभी शोषण ही नहीं हो सकता, क्योंकि माता से पोषण लिया जा सकता है, शोषण का तो सोचा ही नहीं जा सकता। इसलिए हमारे संस्कार हमें प्रकृति के अनुसार भी कैसे जीना है, ये पूरी ह्यूमन रेस के लिए भी एक मैसेज देते हैं और हमारे अपने पर्सनल उसके लिए भी एक मैसेज देते हैं। इसीलिए हम यह बताना चाहते हैं कि हमें अपने बच्चों को इस बारे में बहुत जागरूक रखना चाहिए। और पॉलिटिकल मैसेज भी क्या देते हैं, मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहूंगा कि आप सबने सुना होगा कि औरंगजेब ने शाहजहां को जब जेल में बंद कर दिया था आखिरी दिनों में, तो उसे अनाज और पानी भी कैलकुलेटेड मिलता था। एक सुराही पानी मिलता था और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ अनाज मिलता था। उसने औरंगजेब से रिक्वेस्ट की कि मेरे पानी की क्वांटिटी बढ़ा दी जाए, वाटर क्वांटिटी शुड बी इंक्रीज्ड। औरंगजेब ने मना कर दिया। तो मुझे वो एग्जैक्ट कविता नहीं याद है, उसने फारसी में एक शेर लिख के औरंगजेब को भेजा। और क्या लिखा, उसने कहा तूने मुझे पानी देने से मना कर दिया, अरे तू जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा है, तुझसे तो अच्छे हैं ये काफिर हिंदू जो अपने मरे हुए पूर्वजों को भी पितृपक्ष में पानी देते हैं। अब आप ये समझिए कि हमारा परिवार के लिए भाव सिर्फ वर्तमान माता पिता तक नहीं है, सभी पूर्वजों को भी हम तर्पण देते हैं। अच्छा आप सुनिए, अब लोग कहेंगे साहब ये तो अंधविश्वास है, आपने कहा जी यहां हमने कुछ दिया तो वो कैसे वहां तक पहुंच गया, अब वो पता नहीं कहां पर होंगे, यूनिवर्स में कहां पे होंगे, आपने कैसे मान लिया कि पहुंच गया। अब इसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं। आज से केवल 70-80 साल पहले आप किसी से कहते कि यहां पे फैक्ट्री चल रही, उससे कनाडा में बर्फ पिघल रही है, तो आपका मजाक उड़ाया जाता। पर अब ग्रीन हाउस इफेक्ट से प्रूव हो गया कि इंटायर अर्थ इज अ कॉस्मिक यूनिट, तो हमारा एयर कंडीशन भी नॉर्थ और साउथ पोल की बर्फ पिघलाता है। पर आप में से शायद किसी ने ध्यान दिया है कि इस साल का 2022 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज किसको मिला है? कितने लोगों को पता है? यदि नहीं ध्यान दिया तो जाके चेक करिएगा। 3 साइंटिस्टों को मिला है, उसमें एक ऑस्ट्रियन है, एक फ्रेंच है और एक अमेरिकन है। किस बात के लिए मिला है? एक्चुअली में जब आइंस्टीन ने रिलेटिविटी की थ्योरी दी थी तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है क्वांटम इंटेंगलमेंट। क्वांटम इंटेंगलमेंट ये कहता है कि अगर 2 पार्टिकल एक साथ क्रिएट हुए हैं, यानी वो फंडामेंटली एक ही पार्टिकल से अलग होकर क्रिएट हुए हैं, अगर उनको दूर कर दिया जाए और एक पे एक्शन होगी तो ऑटोमेटिक दूसरे पे रिएक्शन हो जाएगी। और अब वो कहता है, थ्योरेटिकली उसने प्रूव किया था कि दिस रिएक्शन इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस। और जब वो इररिस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस कहता है, इसका मतलब 100-200 किलोमीटर नहीं, मिलियंस ऑफ लाइट ईयर अवे, यानी मिलियन एनीवेयर इन द यूनिवर्स, कहीं भी होगा, एक पॉइंट पे एक्शन होगा और दूसरे पे रिएक्शन हो जाएगा। ये वो कहता है, आइंस्टीन ने खुद कहा था कि मेरी थ्योरी तो ये दिखा रही है ऐसा होता है, पर ऐसा प्रैक्टिकली नहीं हो सकता होगा, क्योंकि अगर ये होता है तब तो फिर ये यूनिवर्स भुतहा लगेगा, यहां पे कुछ करेंगे और यूनिवर्स में कहीं भी रिएक्शन हो जाएगा। पर इन 3 साइंटिस्टों ने उस बात को प्रैक्टिकली साबित कर दिया है कि एक फोटोन क्रिएट किया गया और उसका जो करस्पॉन्डिंग फोटोन था उसको ऊपर अर्थ की ऑर्बिट में ले जाके इधर रिएक्शन किया गया और उधर एक्शन पे रिएक्शन हो गई। इट मींस जो क्वांटम इंटेंगलमेंट था, यानी 2 इंटेंगल्ड पार्टिकल्स अलग होंगे तो एक पे एक्शन यूनिवर्स में कहीं भी रिएक्शन देगा। तो अब मैं ये दावा नहीं करता, खुद विवेक पे सोचता हूं, हमारे जो पूर्वज थे, माता पिता थे या ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर थे, एक ही पिंड से तो अलग हुए थे। तो अगर यहां पे हम कुछ एक्शन करेंगे तो एनीवेयर इन द यूनिवर्स रिएक्शन हो सकता है। आप मजाक उड़ाते थे इस बात का
जो लेटेस्ट फिजिक्स का नोबेल प्राइज है वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है, वो हर चीज जो हमारे यहाँ वैदिक सनातन धर्म में कही गई है, ज्यों ज्यों आप आगे बढ़ रहे हैं त्यों त्यों आप किस चीज की तरफ जा रहे हैं, जो शंकराचार्य जी ने कहा था वेदो निखलो धर्मो मूला। मगर अफसोस क्या है, सिर्फ हमें यह समझाया जाता है। देखिए बड़े बड़े साइंटिस्ट इससे सीखते हैं। हाइजेनबर्ग को, श्रोडिंगर को, ओपेनहाइमर को वेदों में ज्ञान नजर आता है, और हमें क्या पढ़ाया गया है कि वेदों में सिर्फ क्या है, अंधविश्वास है, पाखंड है और जातिगत भेदभाव है। ऐसी थ्योरी पढ़ा दी गई है कि नॉलेज तो सब ले गए वो, और हमको समझा दिया तुम्हारे अंदर सिर्फ ये है, और जिसकी वजह से हम खुद और हमारी आगे की पीढ़ी खुद उसमें कैरीड अवे होती चली गई। इसे तो वो कहते हैं कि हमारे पास हीरों से भरी हुई थैली थी और हम उसे पत्थर समझ के फेंकते चले जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं लग रहा है कि हीरे की थैली हमारे पास पड़ी हुई है, क्योंकि उन लोगों ने दिमागों में ऐसा भर दिया। वो एक अलग विषय है कि कभी अगर आप उस पर जाएं तो जिन चीजों का कहीं कोई उल्लेख नहीं है वो भी हमारे दिमाग में भर दी गई। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जब जातिगत भेद की बात कही जाती है तो एक तरफ ये कम्युनिस्ट कहते हैं कि ये मंदिर की जो व्यवस्था है 200-400 साल पुरानी है, इससे पहले तो कोई मंदिरों वाली व्यवस्था नहीं थी। तो बाद में हजार साल पुराने मंदिर निकल आए तो उनकी समस्या हो गई, कहते 1000-1500 साल पुरानी है, और बड़े गर्व से कहते हैं नहीं वैदिक काल में तो मंदिर जैसी कोई चीज ही नहीं थी, ये तो बाद में सब क्रिएट हुए हैं। मगर वही लोग कहते हैं कि जिनको आप सो कॉल्ड लोअर कास्ट कहते हैं, उसका मंदिरों में प्रवेश वैदिक काल से निषिद्ध था। अद्भुत तर्क है ना। मतलब एक तरफ आप कहते हैं कि मंदिर थे ही नहीं और दूसरी तरफ उनका प्रवेश निषेध था। यह दर्शाता है कि किस प्रकार का आप एक जाल बुनने का प्रयास करते हैं। मैं सिर्फ एक ही उदाहरण देता हूं। हिंदू धर्म के दो बड़े महाकाव्य रामायण और महाभारत, एक के रचयिता महर्षि वाल्मीकि। आज जो वाल्मीकि समुदाय है जो अपने को भगवान वाल्मीकि से जोड़ता है, किसमें आता है? शेड्यूल कास्ट में। शेड्यूल कास्ट में भी सबसे लोएस्ट रैंक में आता है। और महर्षि वेदव्यास, उनकी मां मछुआरिन थी, वो कुछ स्टेट्स में शेड्यूल कास्ट में आता है, कुछ में अति पिछड़े में आता है। तो भाई ये दो महाकाव्य तो उन्होंने लिखे। और उसके बाद आपको यह नजर आ रहा, आप देखिए इस पे एक मजेदार बात बताऊं। एक बार मैं टीवी डिबेट में था तो एक सज्जन हमसे बड़े एग्रेसिव होके, जेएनयू के थे प्रोफेसर, एग्रेसिव होके कहते हैं कि ये आप लोग राम की पूजा के लिए ही क्यों इंसिस्ट करते हैं? रावण की पूजा की भी छूट होनी चाहिए। राम की पूजा तो एक अपर कास्ट हिंदू माइंडसेट है, तो ये एक प्रकार का ब्राह्मणिकल नैरेटिव है। और रावण की पूजा दलित नैरेटिव है। आप लोग इसको सप्रेस कर रहे हैं। मैंने कहा मान्यवर क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा राम काव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि, वो समाज तो आज दलित में है और रावण ब्राह्मण था। तो फैक्ट ऑफ द मैटर है कि ब्राह्मण नैरेटिव रावण के साथ है और दलित नैरेटिव राम के साथ है। जो फैक्ट है उसका ठीक उल्टा आप बोल रहे हैं। अब देखिए जो फैक्ट है उसको कैसा उल्टा ये लोग प्रोजेक्ट करने का प्रयास करते हैं। तो आप ये समझ, फिर कहते हैं नहीं नहीं वो तो ऐसा होगा, वो तो उसको गढ़ दिया गया इस ढंग से पंडितों के द्वारा। मैंने कहा अगर गढ़ा गया तो फिर उसमें विलेन पंडित क्यों होता? इसका मतलब गढ़ा हुआ और कहीं नहीं है, गढ़ा हुआ आपके दिमागों में है। क्योंकि, और ये मैं ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूं, आप सब जाके सर्च करिएगा। एक कॉन्सेप्ट है आइडियोलॉजिकल सबवर्जन, जो कम्युनिस्टों ने 60s के डिकेड में किया था। मैकॉले ने क्या किया था, उसके बाद कम्युनिस्टों ने क्या किया, उस सब चीजों के लिए बाकायदा उन्होंने स्ट्रक्चरली हमारे दिमाग में बैठाला। और वो सबवर्जन आज तक चल रहा है। और उसका सबसे बड़ा टारगेट जानते क्या है? परिवार। परिवार तोड़ना है। क्यों? अरे भाई कंज्यूमरिज्म को भी परिवार तोड़ना है, क्योंकि जितने लोग अलग होंगे उतने मकान, उतनी गाड़ियां, उतने प्रोडक्ट की जरूरत होगी। जिनको धर्मांतरण करना है उनको भी परिवार तोड़ना है, क्योंकि सबसे पहला रेजिस्टेंस कहां से आता है? परिवार से। जिनको आपको नास्तिक बनाना है या सो कॉल्ड लिबरल बनाना है, जिसके विषय में और बताया, अनेक प्रकार के दूसरे आपके अंदर प्रवृत्तियां उत्पन्न करनी है, वो भी उनको भी परिवार तोड़ना है, क्योंकि परिवार से ही सब कुछ रेजिस्टेंस आता है। और ये किस प्रकार का स्ट्रक्चर्ड षड्यंत्र है, इसका मैं एक उदाहरण भी देना चाहता हूं। मैं इसमें कैविएट लगा के बोल रहा हूं, मैं किसी के प्रति डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं कि उनको प्राइज मिला, इसका मतलब उनकी कोई कैपेसिटी कम थी। पर आप सोचिए, भारत में 94 से 2003 के बीच में
आधा दर्जन से अधिक लड़कियों को मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स मिला और उसके बाद बंद हो गया। अभी सिर्फ हरनाज कौर संधू को मिला है, उससे पहले रीता फारिया को 1964 में मिला था। यानी खूबसूरत लड़कियां भारत में केवल 1994 से 2003 के बीच में थी, ना उससे पहले ना उसके बाद। यह बात ऐसे संयोग नहीं थी। 91 में जब हमारी नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई, आप सोचिए ना, ये परिवार के ऊपर अटैक कहां से और किस तरीके से होता है, सबको समझने की जरूरत है। 91 में नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो यह आया, पैसा कहां से आएगा? हमारे पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, रेल, रोड, एयरपोर्ट कुछ भी नहीं था, तो कोई क्यों हमारे यहां आएगा? फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं थे, हमारे बैंक्स के ऊपर किसी को भरोसा नहीं था, हमारी गवर्नमेंट सस्टेन कर पाएगी इस पे भरोसा नहीं था इन चीजों को, तो पैसा कहां से आएगा? तो बाकायदा कोलंबिया यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च पेपर है कि पैसे का इनिशियल सोर्स भारत में ही है। वो क्या है कि भारत में जो फैमिली है उसकी एवरेज सेविंग 20% के आसपास है। यानी मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास 100 रुपए कमाता है तो उसमें से 20 रुपया बचाने की कोशिश करता है। अगर इसमें से हम 10% निकाल के मार्केट में ले आए तो दैट विल बिकम द इनिशियल कैपिटल। तो अब ये रिसर्च हुआ कि निकालना है तो कैसे निकालना है, तो उसमें फिर अगला रिसर्च ये किया गया कि फैमिली में सेविंग के लिए सबसे ज्यादा प्रोवोक कौन करता है? घर की लेडीज। कहा गया बस अब ये जो फ्यूचर की लेडीज यानी आज की लड़कियां हैं इनको टारगेट करो ताकि वो कंज्यूमरिज्म, मार्केट कैपिटलिज्म, ग्लोबलाइजेशन और उसकी तरफ वो आगे आए और उनके अंदर खर्च करने की प्रवृत्ति आए। तो बाकायदा स्ट्रक्चर्ड ढंग से ये प्रोसेस शुरू हुआ और जिस पेपर की मैं बात कर रहा हूं ये 2010 तक फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर भी अवेलेबल था। और उसके बाद जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया उसके बाद चलो भाई अब वेनेजुएला देखना है, कोलंबिया देखना है, कहीं और देखना है। आप ये समझिए, आपको लगता है कि ये तो बड़ा अच्छा और अचीवमेंट है। इसी को मैं किसी को इसको पर्सनली कोई ना ले, मैं किसी कंट्री या इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूं, पर इसीलिए हमारे ऐसे नहीं कहा गया है कि रावण भेष बदल के आता है। वो क्या करने के लिए आता है और आपसे क्या निकालना चाहता है आपको नहीं पता। वहां पे हमारे घर की महिलाओं को टारगेट करने के लिए ये सारी की सारी व्यवस्था की गई ताकि वो उनके प्रभाव में आए। अब आप कहेंगे चलो वो तो परिवार हुआ, देश पे इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? आज आपको पता है कि भारत में आज से 50 साल पहले नंबर ऑफ पर्सन्स इन वन फैमिली वाज 5.2, आज हो गया है 4.5। अमेरिका में है इस समय 2.5। यानी भारत में इस समय एक परिवार में औसतन 4.5 की संख्या है, अमेरिका में 2.5 की संख्या है। और जिस ढंग से फैमिली को तोड़ो, सबको लड़ाओ, बच्चों को माँ बाप से लड़ाओ, भाई को बहन से लड़ाओ, पति को पत्नी से लड़ाओ, मेरी इंडिविजुअल आइडेंटिटी, मेरा इंडिविजुअल वो, और सब में लड़कर अलग हो, तभी तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स खरीदे जाएंगे। मतलब ये कुछ वैसा है जैसे एक मुझे किस्सा एक सज्जन ने सुनाया था मजाक में कि जीडीपी, ग्रोथ एंड जॉब्स, इसका क्या अर्थ है? कहा एक पति पत्नी रहते थे, सिर्फ पति सर्विस करता था, दोनों बहुत प्रेम पूर्वक रह रहे थे, कुछ समय बाद दोनों में लड़ाई हो गई और दोनों ने तलाक ले लिया। अब पत्नी ने भी एक जॉब कर ली, उसके बाद अब दोनों को एहसास हुआ कि एक एक मेड सर्वेंट चाहिए, तो दोनों ने एक एक मेड सर्वेंट रख ली। 3 न्यू जॉब्स आर क्रिएटेड एंड जीडीपी हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द जीडीपी ऑफ द कंट्री। तो ये जीडीपी जॉब का जो कॉन्सेप्ट है यह भी सोचना पड़ेगा कि क्या यह सही है। अब आप सोचिए यदि भारत में वो 4.5 से संख्या 3.5 पे आ जाए तो जानते क्या होगा? करीब 6.25 से 6.5 करोड़ नए मकानों की जरूरत पड़ेगी। और अगर वो 2.5 पे आ जाए जो अमेरिका में है तो तकरीबन 13 से 14 करोड़ मकान चाहिए होंगे। यहां पर सिर्फ फाइनेंस का इशू नहीं है, क्या रिसोर्सेज हैं, नेचर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और उसके बाद मन में क्या भरा हुआ होगा। भाई हम विकसित राष्ट्र बनेंगे 2047 में, कैसे विकसित राष्ट्र बनेंगे? किसी ऐसे राष्ट्र की तरह, चाइना की तरह जो अगल बगल वाले को दबा रहा है, या अमेरिका भी तो विकसित राष्ट्र है, फिर कोई भी जाके बंदूक लेके चला देता है किसी भी स्कूल में जाके और 10-20 बच्चों को ऐसे ही मार देता है। किस बात का भाई? सारा रुपया पैसा सब कुछ तो है, फिर किस बात का फ्रस्ट्रेशन है? सोने का हिरन नहीं होता। अगर राम कथा पढ़ी होती तो उन्हें समझ में आता कि केवल रुपए पैसे से वो सेटिस्फैक्शन नहीं आता है। इसलिए आप ये समझिए कि परिवार और संस्कार को बचा कर रखना सिर्फ आपके और हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए ही नहीं,
इस राष्ट्र के जीवन के लिए ही नहीं, इस राष्ट्र की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। तो एक ऐसा भारत का निर्माण होगा जहां पर कि सब प्रेम से रह भी रहे होंगे एक दूसरे के साथ। और एक और बात भी है, एक इमोशनल क्वोशंट होता है। जब आप बुजुर्ग हो जाते हैं, जाके वेस्टर्न कंट्रीज में पूछिए, वो लोग जो अकेले हैं 55-60 साल की उम्र के हैं, अब माँ बाप नहीं है, भाई बहनों से कोई मतलब नहीं है, और अगर हस्बैंड या वाइफ से तलाक हो चुका है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से भी तलाक हो चुका है, क्या है जिंदगी में आप अकेले हैं। कोई भी आप, मतलब मैं इसमें किसी का नाम नहीं ले रहा, पर हमारे कई फ्रेंड्स ने बताया कि वो लोग जिन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर लिया, वो आज अंदर से पूरी फ्रस्ट्रेटेड नजर आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरी जिंदगी का अब आगे मकसद क्या है। खूब पैसा, उन्होंने कहा वो लोग हैं जिन्होंने खूब पैसा कमाया है, अपनी फील्ड में नाम कमाया है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नोबेल प्राइज भी मिल गया है, मतलब अपनी फील्ड में उसके इक्विवेलेंट आपका दुनिया में एक नाम है। दुनिया में लोग आप बुलाते हैं, मगर आपको लगता है कि मेरा जिंदगी में खालीपन है, क्योंकि आप एकदम अकेले हैं। तो मतलब वही कि आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे 100 में भी अकेले हैं, वो वाली उनकी स्थिति हो जाती है। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो फैमिली का एस्पेक्ट है, ये सोसाइटी के लिए, पर्सन के लिए पर्सनल प्रोटेक्शन, देन योर सोसाइटी, देन योर कंट्री। और हम तो वो देश हैं जो वसुधैव कुटुंबकम कहता है। दुनिया में कोई सभ्यता ऐसी नहीं है जो कहती है दुनिया परिवार है। क्या कहते हैं, वर्ल्ड इज अ ग्लोबल मार्केट, दुनिया बाजार है। और बाजार में क्या है, गला काट प्रतिस्पर्धा है, कट थ्रोट कंपटीशन। परिवार में जो है प्यार है। और इसी कारण से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे परिवार की बेटियों को भी आवाज समझना चाहिए और माँ बापों को भी समझना चाहिए कि भाई परिवार में स्त्री को किस नजर से देखा जाता है, और बाजार के माइंडसेट में आप देखते हैं तो कैसे नजर से देखा जाता है। उपभोक्ता प्रोडक्ट के रूप में आजकल यूज किया जाता है। आप कहते हैं यह स्वतंत्रता है, पर इसमें क्या सम्मान का भाव है कोई? इसलिए वो सम्मान का भाव परिवार में आता है। और परिवार के लोगों को भी क्या ध्यान रखना चाहिए, जो प्रधानमंत्री जी ने एक बार ये बात कही थी, समाज के अंदर बहुत सी विकृतियां और जो बच्चों से गलतियां हो रही, उसमें एक और कारण भी है। हमारी बेटी अगर लेट आती है, 7-8 बज गया, तो उससे पूछते हैं कहाँ थी, कहाँ रुक गई थी, इतनी लेट क्यों हुई, बताओ वगैरह वगैरह। बेटा लेट आता तो उससे क्यों नहीं पूछते? जिस दिन हम उससे पूछना शुरू कर देंगे कि भाई तुम बताओ, तुम 8 बजे के बाद कहाँ थे, ये रात में कहाँ जा रहे हो, किस दोस्त के यहाँ जा रहे हो, उसका नंबर बताओ, उसका एड्रेस बताओ, तब समाज में एक सकारात्मक वातावरण होगा। तो संस्कार हमें हर तरफ से बनाकर रखने पड़ेंगे, और इसलिए इन दोनों में हमें समान रूप से आगे बढ़ना चाहिए। मैं ज्यादा समय न लेते हुए अंत में सिर्फ आपसे ये कहना चाहूंगा, जो मैं जहां से मैंने बात शुरू की थी, स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ सोचा था, सुभाष चंद्र बोस जी ने कुछ राह दिखाई थी, और स्वतंत्र भारत के स्व का संघर्ष अभी तक चल रहा है। और हमें आज़ादी मिले 75 साल हो गए हैं, पर आप ये सोचें कि हमारे सारे स्वप्न साकार हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है। जिसे वो एक गीत है, आप सबने सुना होगा कि हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम। वेश वाणी तत्व दर्शन दूसरों का यह सभी ले, विकृति को हम ग्रहण करते निज प्रकृति को आज भूले। इस विदेशी नकल को अब अस्मिता क्या मान ले हम। हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम। और राष्ट्र के स्तर पर, राष्ट्र को सब लोग भूले, स्वार्थ है युग मंत्र सारा, वर्ग जाति विभेद की अब बह रही है कलुष धारा। इस अमा के तिमिर को अब अरुणिमा क्या मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम। हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हम। इसलिए इस गंभीरता को समझिए। और वहीं पर एंड करता हूं कि यदि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अमृत काल है, और अमृत काल में वहां तक पहुंचाना है जो हमारा लक्ष्य है, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है,
जगत गुरु बनना सुपर पावर बनना नहीं, क्योंकि पावर दबाती है और गुरु जो है वो मोटिवेट करता है, वो उठाता है। इसलिए हमारे यहाँ स्नेह का संबंध रहता है परिवार से लेके विश्व तक। तो अब 21वीं सदी में नया भारत नई दिशा की तरफ जा रहा है और भारत का भाग्योदय हो रहा है। तो भाग्यनगर की जनता से यही कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा। धन्यवाद। आदरणीय सांसद महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।